हेलो नमस्कार, मेरा नाम है खुशवंत फतनानी और आप इस वक्त देख रहे हैं फिजिक्स विद फतनानी। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज हम लोग ने जो लास्ट टाइम पढ़ना जहाँ पे रोका था, दैट इज हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा फंक्शंस को समझ रहे थे। आज हम लोग अपने इस ऑसिलेशंस चैप्टर की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, राइट? सो लेट्स बिगिन। हियर इज द स्क्रीन। Right, so let me just draw the diagram here. आज जो हम लोग देखने वाले हैं ना, दैट इज अ वेरी ब्यूटिफुल एस्पेक्ट, ये समझने के लिए कि मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को विजुलाइज कैसे करूं। ठीक है, ये उसकी कहानी है। सो गिव द हेडिंग हियर, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। किसको कहते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये समझते हैं। ठीक है, सो सपोज हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है ना, यहाँ पे आई ड्रॉ द ग्राफ। ये है ये वाई एक्सिस और ये हुई हमारी एक्स एक्सिस। सेंटर में बनाया क्या है, सेंटर में बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं। चलो, अब यहाँ पर एक पार्टिकल है जो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, राइट? सो लेट अस मेक दिस पार्टिकल। ये इसका सर्कुलर पाथ बना रहा हूं मैं, एक पार्टिकल का जो सेंटर के अराउंड है ना, सेंटर के अराउंड एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन याद करो सब लोग। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है एक ऐसा पार्टिकल जो, मतलब अगर किसी एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में विथ अ कांस्टेंट स्पीड रिवॉल्व करे, है ना, उसका रेडियस भी कांस्टेंट है और उसकी स्पीड भी कांस्टेंट है, ऐसे पार्टिकल को हम कहते हैं इट इज शोइंग अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म शब्द यहाँ पे यूज होता है फॉर इट्स स्पीड। सो लेट्स से यहाँ पर एक पार्टिकल है कुछ ऐसा, ठीक है, वो उसने शुरुआत की फ्रॉम एक्स एक्सिस, मतलब वो एट t इज इक्वल टू 0 यहाँ पर था। आई थिंक आई कैन मेक इट बेटर। Okay, just 1 minute, let's see, the path can be a little bit better. I think this fits here. चलो, राइट। तो अब सपोज यहाँ पर इस तरह से पार्टिकल प्लेस्ड है, दिस वन रेड वन, ठीक है। ये पार्टिकल एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है स्पीड v के साथ, ठीक है। याद करो मैंने बताया था देयर इज अ कॉन्सेप्ट या देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। तो जब ये पार्टिकल एक लीनियर स्पीड v से गोल घूम रहा है, तो लीनियर स्पीड मतलब इसकी स्पीड टेंजेंशियल है अलोंग द पाथ, ऐसा कुछ, ठीक है। और एंगुलर स्पीड मतलब जिसको अपने डिफाइन किया था कि पर सेकेंड वो कितना एंगल कवर कर रहा है ना। तो लेट्स से अगर कोई भी एक पार्टिकल किसी एक पॉइंट के अबाउट थोड़ा सा ऐसे घूमता है, लेट्स से थीटा एंगल से, राइट, वो ए पर था, लेट्स से वो बी चला जाता है, थीटा एंगल से घूम जाता है विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा, एंगुलर स्पीड ओमेगा, ठीक है। कांस्टेंट एंगुलर स्पीड है ये, इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, इट्स कांस्टेंट। कई जब हम लोग पहली बार देखते हैं ना, थोड़ा सा डर जाते हैं, अरे बाप रे ओमेगा, यहाँ देख के कई सारे बच्चों के धुएं छूटने का आंसर, लेकिन कोई ऐसा चीज है नहीं। दिस इज अ वेरी सिंपल एस्पेक्ट ऑफ मोशन। जैसे हम लोग अभी तक सिर्फ लीनियर मोशन पढ़ते थे, जिसमें आपके पास एक लीनियर स्पीड होती थी v, है ना, और आप उसको लिखते थे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, बस वैसा ही ओमेगा भी है। ओमेगा को हम कैसा लिख रहे हैं, दिस इज इक्वल टू एंगल कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यूज होती थी इन लेट्स से 6 मीटर पर सेकेंड, तो अब इसकी वैल्यूज होगी लेट्स से 1 डिग्री पर सेकेंड, 5 डिग्रीज पर सेकेंड। कितना डिग्री या रेडियंस में,
अगर रेडियंस में करोगे तो लेट्स से हमारे पास आएगा लेट्स से पाई रेडियंस पर सेकेंड, कुछ ऐसा, अलग अलग तरह के वैल्यूज हो सकते हैं, है ना। सो लेट्स से पाई बाय 180 रेडियंस पर सेकेंड। तो अलग अलग तरह से आप एंगल कितना पर यूनिट टाइम मेजर कर रहे हो उसको आप कहोगे ओमेगा। ठीक, अब ध्यान से सुनना, हमने एक और क्या एस्पेक्ट पढ़ा था, याद करो। v और ओमेगा में क्या रिलेशन होता है? अगर ये सपोज लेंथ ऑफ द आर्क है विच इज s, ठीक है, और ये है रेडियस ऑफ दैट पाथ जिस पे वो पार्टिकल मूव हुआ है, तो एस आर और थीटा के बीच में, ये क्लास 9th या 10th में हम लोगों को पढ़ाया जाता है, रिलेशन होता है एस इज इक्वल टू आर थीटा। आर्क लेंथ, angle covered and the radius, the relation is given as s is equal to r theta। जब आप दोनों तरफ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करते हो, यानी कि यहां कर देते हो ds बाई dt, और यहां पर r तो कांस्टेंट है तो डिफरेंशियल के बाहर आ जाता है, यहां कर देते हो d ओमेगा बाई dt। इससे याद करो हमने ऐसा कुछ डिराइव किया था विच वाज v ds बाई dt को आप लिखोगे v और d थीटा बाई dt को लिखोगे ओमेगा। याद आ रहा है सबको? v इज इक्वल टू आर ओमेगा। छोटी छोटी चीजें मैं सिर्फ रिवीजन करा रहा हूं, ठीक, ओके। अब आ जाते हैं वापस से सर्कल पे। अभी हम ये स्पीड v लिख रहे थे ना, अभी v ना लिखकर हम यहाँ पे लिखते हैं ओमेगा की एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है, ठीक है। नाउ क्योंकि अब तुम लोग समझ चुके हो कि v और ओमेगा एक दूसरे से रिलेटेड है, सो नाउ वी विल से अ पार्टिकल इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ। इसको लिखो अपने पास, अ पार्टिकल इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ। इसको नेक्स्ट पेज पे मैं लिखता हूँ, such that v is equal to r omega। लिखा सबने? with हमने लिखना है a particle is moving in uniform circular motion about origin O with constant angular speed omega। with constant angular speed omega। it starts from, अगला पॉइंट लिखो, it starts from x axis, starts from x axis at t is equal to 0। मतलब इनिशियली वो x इज इक्वल टू 0 पर था, ठीक है, और वहां से वो घूमना शुरू करता है, सॉरी ये x एक्सिस पर था, दैट इज y इज इक्वल टू 0 पे, और फिर घूमना शुरू कर रहा, ये x और ये y, ठीक है। थोड़ी देर के बाद लेट्स से यहाँ पर वो था एट t इज इक्वल टू 0, सपोज t इज इक्वल टू t पर वो किसी एक नई लोकेशन पर आ जाता है घूमकर, ओवर हियर ऐसा। अब हम लोग यहां एक ऐसी लाइन बना रहे हैं, देखना, ठीक है। इस सर्कल का जो रेडियस है ना, आप उसको ले लो कैपिटल A। लेट्स से रेडियस ऑफ सर्कल इज कैपिटल A, ठीक है। इसका मतलब ये वाली लेंथ हो गई A। सपोज उसने थीटा एंगल कवर किया, ठीक है, और हम जानते हैं कि वो ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। तो ओमेगा को हमने क्या देखा था, ओमेगा इज द एंगल कवर्ड पर यूनिट टाइम, है कि नहीं। तो अब मैं थीटा को क्या लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, राइट। तो अब हमें थीटा की एक नई वैल्यू मिल गई विच इज ओमेगा टी, ठीक। अब इस लेंथ का, यानी कि इसके रेडियस का, देखना ध्यान से, इसके रेडियस का सपोज हम प्रोजेक्शन लेना चाहते हैं। प्रोजेक्शन का क्या मतलब है कि आपने ये a यहां रखा, याद है लास्ट क्लास में मैंने जब आपको बेसिक्स का रिवीजन कराया था तो कहा था अगर ये r है सपोज ऐसे एक ट्रायंगल में, राइट, सो द वर्टिकल प्रोजेक्शन, लेट्स से अगर ये थीटा एंगल है, सो वर्टिकल प्रोजेक्शन इज r sin थीटा,
और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन इज आर कॉस थीटा। कैसे आता है? ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री से साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, वहां से निकल के आता है। ठीक है, अब सपोज यही काम हम यहां भी कर रहे हैं। लेट्स से इस पार्टिकल के लिए जो यहां पर है, इसके लिए इसके कंपोनेंट्स हैं x, y। मीनिंग क्या हुई कि ये x एक्सिस, ये वाली ऑन द x एक्सिस, इसका जो कोऑर्डिनेट है ओवर हियर, दिस इज x, राइट, और इसको मार्क करना, दिस इज x, while दिस वन, ये वाला जो कंपोनेंट है, दिस इज y। ठीक, इसी को हम कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट y, और इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट x। किसका? ऑफ दैट पार्टिकल हमने प्रोजेक्शन बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहां लिखना सब लोग, x is the horizontal projection, while जो y है वो कैसा है? एक वर्टिकल प्रोजेक्शन। ठीक है, हम इनमें से किसी भी एक को एनालाइज कर सकते हैं, राइट, लेकिन हमारे ऊपर है, हम चाहे तो दोनों को भी कर ले, राइट। अब लेट्स से कोई भी एक पकड़ो, सपोज अपन y पकड़ते हैं, है ना, और उससे भी पहले इसके मोशन को इवन विदाउट एनी वन ऑफ देम, तुमको एक बात मैं समझा रहा हूं, ठीक है, अलग अलग पोजिशंस पे उस पार्टिकल को लेकर आओ और देखो कि उसका प्रोजेक्शन कहाँ लाई कर रहा है। सो लेट्स से हमने ये लिया, इसको मैं 2-3 डायग्राम बना देता हूँ ताकि तुम्हारे लिए आसानी हो समझने में। लेट्स से पहला, ठीक है, फिर ये दूसरा, फिर यहाँ पर बनाते हैं तीसरा, और तीनों केस में अपन अब हम लोग ना अलग अलग पोजीशन पे इस पार्टिकल को एनालाइज करते हैं। सपोज ये पार्टिकल इस तरह से जब यहाँ है, ठीक है, तो इसका मतलब इसका प्रोजेक्शन भी यहीं पे होगा। आप ऐसा मान लो कि इसका ये जो एक्स, इसका ये जो वाई प्रोजेक्शन है ना ओवर हियर, यहाँ पर अपन ने कुछ एक छोटा सा दूसरा पार्टिकल लगा दिया, और अब इस दूसरे पार्टिकल को मैं देखना चाहता हूँ, तो इस पॉइंट को नाम दे देते हैं। लेट्स से अगर ये ए है तो इसको नाम तुम बी दे दो, है ना। अब हम बी के मोशन को एनालाइज कर रहे हैं, तो यहाँ लिखना है एनालाइजिंग द मोशन ऑफ बी, या प्रोजेक्शन ऑन द वाई एक्सिस, एनालाइजिंग प्रोजेक्शन on y-axis, on y-axis। y-axis पर उस पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन बन रहा है, हम उसको एनालाइज कर रहे हैं। सो अभी यहां पर प्रोजेक्शन ऐसा बनेगा, मतलब y इज इक्वल टू 0 पर। सो अब मैं इसको अलग अलग कलर से मार्क करता हूं। लेट्स से हमारा पार्टिकल जो ओरिजिनल पार्टिकल था वो ये था, ठीक है, इसका प्रोजेक्शन अभी यहां पर है, y एक्सिस पर है, मतलब y इज इक्वल टू 0 है उसकी वैल्यू। ठीक है, ये कब? t इज इक्वल टू 0 पर, जब ये पार्टिकल यहां पर है। ठीक है, अब क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद ये पार्टिकल यहां पर आ गया, ऐसा। इसका मतलब तुम क्या करोगे, इसका प्रोजेक्शन बनाने के लिए ये बनाओगे ऐसा, और ये ऐसा, यहां पर आ जाएगा इसका प्रोजेक्शन। तो इसका मतलब ये पार्टिकल अब थोड़ा सा, इसका प्रोजेक्शन अब थोड़ा सा ऊपर उठ गया, मतलब उसकी परछाई देख रहे हो, ऐसा समझो, है ना, उसकी परछाई ऑन वाई एक्सिस इज व्हाट यू आर फॉलोइंग, राइट। सो दिस इज वाई एक्सिस, वही अपनी वाई एक्सिस, इसी पे हम उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब ये लेट्स से किसी टाइम t1 पे था, t इज इक्वल टू t1। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम, सपोज अब और यहाँ आ गए, लेट्स से ये पार्टिकल यहाँ आ गया, फिर से अब इसका प्रोजेक्शन बनाने की कोशिश करो, ये ऐसा, और प्रोजेक्शन आ गया यहाँ पे, देख पा रहे हो। तो अब ये वाला जो परछाई थी थोड़ी और ऊपर चढ़ गई। अब जब ये पार्टिकल एकदम टॉप पे आएगा ओवर हियर, सो
just just 1 minute. हाँ, so as I was saying, इसके मोशन को एनालाइज करते चलना, ठीक है, क्या हो रहा है उस पार्टिकल के साथ। देखो अब ध्यान से, अब हम अभी तक हमने इसका मोशन एनालाइज किया था जब तक ये वाई एक्सिस के बहुत नजदीक आ गया था, राइट। तो अब सपोज अब ये पहुंच गया है ओवर ईयर, वाई एक्सिस पे पहुंच ही गया, तो इसका प्रोजेक्शन भी कहाँ लाई करेगा, वाई एक्सिस पे, तो प्रोजेक्शन भी वाई एक्सिस पर ही लाई करेगा, ठीक है। तो मैं ऐसा कुछ बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट वाले फिगर में वो पार्टिकल यहाँ आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे, फिर से यहाँ से इस तरह से लाइन को ऐसे ज्वाइन करोगे और वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन बनाओगे, ऐसा कुछ। तो अब वो कहाँ लाई कर रहा है, देखो अब वो थोड़ा नीचे आ गया, ठीक है। अब फिर से और बनाओ एक, यहाँ पे लाई कर गया अभी, ठीक है। ऐसे केस में फिर प्रोजेक्शन बनाओ, खुद ही ट्राई करते जाओ एक एक करके, देख पूरा उसका सर्कुलर मोशन कंप्लीट करो और वाई एक्सिस पे वो किस तरह से ऑसिलेट कर रहा है इसे विजुअलाइज करने की कोशिश करो, ठीक है। अब देखना ये यहाँ आ चुका है, राइट। फिर जब ये यहाँ पहुंचेगा इस तरह से, ठीक है, तो इसकी परछाई कहाँ पहुंच चुकी होगी, ओवर हियर, ठीक है। उसी तरह से लेट्स से जब ये यहाँ पहुंचेगा, ठीक है, तो इसकी परछाई कहाँ पहुंच चुकी होगी, देखना ध्यान से। परछाई इज प्रोजेक्शन ऑन दी वाई एक्सिस, ठीक है। हम वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन को यहाँ पे मैं परछाई कह रहा हूँ या फिर ये येलो पार्टिकल कह रहा हूँ, ठीक। अच्छा, फिर से बनाओगे जब जब ये यहाँ पहुंचा है वाई एक्सिस पर ही, फिर से तो वापस प्रोजेक्शन भी कहाँ लाई कर रहा होगा, वाई एक्सिस पर ही, ठीक। अब इसको फिर दूसरी जगह ले जाओ, यहाँ पर ऐसा, फिर से समझने की कोशिश करो। ये वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन आ गया कुछ इस तरह से, है कि नहीं। एंड फाइनली वापस इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर ले आओ, यानी कि यहाँ पर, ठीक। देखोगे अब ये फिर से प्रोजेक्शन इस जगह पे आ चुका है। क्या हम इसको एज अ पिक्चर बुक समझ पा रहे हैं, एक एक करके इन सभी पॉइंट्स को गौर से देखना, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग, पार्टिकल ने जो ये, अब पार्टिकल की बजाय हम इसके प्रोजेक्शन को देखते हैं, ठीक है। सो द प्रोजेक्शन इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, ये ऊपर गया, ठीक है, वाई के हाईएस्ट पॉइंट तक गया, देन यहाँ पे रखा, राइट। उसके बाद फिर इसने नीचे आना शुरू किया, आता गया आता गया, फिर और नीचे गया, राइट, एंड फाइनली सबसे नीचे वाले पॉइंट पे गया, फिर से इसने ऊपर उठना शुरू किया और वापस सेंटर पे आ गया। क्या हमने इमोशन समझा, वो पार्टिकल ऊपर गया, फिर नीचे गया और फिर सेंटर पे आ गया। क्या ये बात कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। अब इसको देखो, जो तुमने अभी मोशन देखा इसको मैथमेटिकली देखते हैं।
अब देखना, ठीक है, यहाँ पे आई विल ड्रॉ दिस डायग्राम अगेन। ये ऐसा बन गया फिर से डायग्राम। ठीक है, और यहाँ से हमने बनाया प्रोजेक्शन ऑन द वाई एक्सिस, राइट, और वो कैसा बन के आ रहा है, कुछ इस तरह से। ठीक, सपोज हमने क्या कहा था कि लेट अस से कि ये वाला जो लेंथ है, लेट अस से दिस इज y, है ना, और इस लेंथ को हमने लिया था ऑन द x एक्सिस x, राइट। सो और रेडियस था a, है ना। अब आपने सपोज इस एंगल को ले लिया थीटा, तो यहां से y कैसा आ जाएगा, y विल बी a साइन थीटा, राइट, y विल बी a साइन थीटा, ठीक है, और x को कैसा लिख सकते हो, a cos थीटा। अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए x को भूल जाते हैं, y को देखते हैं, ठीक है, एक ही को देखना है सफिशिएंट। सपोज a इज, अभी हमने देखा y इज इक्वल टू a साइन थीटा। थीटा को हमने क्या जाना था, थीटा वाज द एंगल व्हिच वाज कवर्ड इन टाइम t। सपोज ये पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 से यहां से शुरुआत कर रहा है और t इज इक्वल टू t पर उस पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचा है जब वो थीटा एंगल बना रहा है अपने ओरिजिनल लाइन से, राइट, जहां पे वो लाई कर रहा था उसे थीटा एंगल बना रहा, मतलब उसने थीटा एंगल टी टाइम में कवर किया। एंगुलर स्पीड हमने ली हुई थी ओमेगा, है कि नहीं, तो हम ओमेगा को कैसे लिख सकते हैं, थीटा अपॉन टी। ठीक वैसे ही जैसे स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम, एंगुलर स्पीड होती है एंगल बाय टाइम। तो अब हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। अब इसको यहां सब्सटीट्यूट करोगे, सो यू विल गेट y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, a साइन ओमेगा टी। यही कहलाती है एक सिंपल हार्मोनिक मोशन या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन। अब क्या था ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, जो प्रोजेक्शन था ना ऑफ दैट पार्टिकल जो वाई एक्सिस पर ऑसिलेट कर रहा था, इसके मोशन को फिर से एनालाइज करो। ये यहां से ऊपर गया, राइट, जीरो से इसने चलना शुरू किया, यहां से इस पॉइंट तक पहुंचा, एंड देन इट स्टार्टेड कमिंग डाउन, देखते जाओ, इट स्टार्टेड कमिंग डाउन, वापस सेंटर पे आया, फिर नीचे गया, फिर से इस लास्ट पॉइंट पर पहुंचा और यहां आया और यहां तक पहुंचा। ऐसा कब हुआ, जब हमारे इस रेड वाले पार्टिकल ने, जो कि एक्चुअल पार्टिकल था जो सर्कुलर मोशन कर रहा था, उसकी एक सर्कुलर मोशन में इसका मोशन कैसा था, गोइंग अप, touching this highest point, then going down, and then coming back to the going down and then coming back to the center. इसको कहते हैं वन ऑसिलेशन। क्या कहते हैं, वन ऑसिलेशन। जहां से गए हाईएस्ट पॉइंट को छुए, फिर सबसे नीचे गए, फिर से जिस पॉइंट से शुरुआत की थी वहां लौट आए। जैसा इस वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन ने किया, ठीक वैसा ही अगर तुम एक्स एक्सिस के प्रोजेक्शन को फॉलो करोगे एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए, ठीक वैसे ही वो भी बिहेव करेगा। वो क्या करेगा, दैट विल गो हियर एंड देन कम बैक टू द लास्ट पॉइंट एंड देन कम टू द सेंटर। ठीक, राइट। सपोज हम अब इस मोशन को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, राइट, वी वांट टू, लेट्स से वी वांट टू अंडरस्टैंड दिस मोशन अहेड। सो हम एक छोटी सी जनरलाइजेशन ले लेते हैं। क्या, कि तुम यहाँ पे y लिखो x लिखो फर्क नहीं पड़ता, तुमको कोई एक वेरिएबल चाहिए था जिसके लिए अपन ने y एक्सिस को इस तरह से चुना था। सपोज अगर ये मोशन अभी x इज इक्वल टू 0 से शुरू हुआ, सपोज 0 से ना होकर यहाँ, मतलब ये वाले पॉइंट से शुरू हुआ x एक्सिस से, सपोज यहां से ना होकर ये वाले पॉइंट से शुरू होता, मतलब लेट्स से दिस वुड हैव बीन फाई, जहां से चलना शुरू करता, मतलब फाई एंगल पे वो ऑलरेडी होता, लेट्स से t इज इक्वल टू 0 पे, और वहां से आगे बढ़ना शुरू होता। तो इस इक्वेशन को कैसे जनरलाइज कर पाते, अब देखो।
एक जनरल एक्सप्रेशन तक पहुंचना इज द एम, है ना, उसके लिए हम ये सब कर रहे हैं। फिर से वही आपने सर्कुलर पाथ ले लिया, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। पिछली बार पार्टिकल ठीक यहां से शुरू कर रहा था, है ना, अब मैं कह रहा हूं अब वो वहां नहीं है। अब हम जिस पॉइंट पे उसको ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, जिसको हम t इज इक्वल टू 0 कहा करते हैं, या इनिशियल पॉइंट कहा करते हैं, या इनिशियल टाइम कहा करते हैं, तो इनिशियल टाइम पे सपोज वो ऑलरेडी एंगल फाई पे था। फाई एक वेरिएबल है, आपको याद होगा क्लासेस की शुरुआत में मैंने आपको लिस्ट ऑफ ग्रीक वेरिएबल्स दिए थे, ठीक है। सो ये एक वन ऑफ द ग्रीक वेरिएबल्स है, इसको फाई कहते हैं, PHI, या कई लोग फी भी कहते हैं, राइट, डिपेंड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो अब हमारे पास लेट्स से ये फाई नाम का एक वेरिएबल है, और थोड़ी देर के बाद यहां से इसने ऑसिलेशन करना शुरू किया, ठीक है, एंड इट कम्स टू दिस पॉइंट। फिर से इसने कुछ एंगल कवर किया होगा, है ना, जो कि ओमेगा टी के इक्वल होगा, राइट। लेकिन एक्स एक्सिस से जो अभी एंगल है, एक्स एक्सिस से जो एंगल है वो अभी कितना हो जाएगा इस पार्टिकल के लिए जो यहाँ पहुंचा है, लेट्स से एट t is equal to t, the total angle theta which it is making with the x axis, so angle made with the x axis is theta is equal to omega t plus phi, है ना। तो अभी तक हम लोग जिस y को लिख रहे थे a sin थीटा, और थीटा की जगह हम ओमेगा टी डालते थे, तो अगर हम सपोज इसका इनिशियल एंगल फाई है, तो अब इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। देख पा रहे हो ये क्या है, क्या चीज है y, दिस इज द y, यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ दैट पार्टिकल आफ्टर टाइम t ऑन द y, सॉरी ऑन द y एक्सिस, projection of that particle after time t on the y axis, इसको हम y कह रहे हैं। ये येलो वाला पार्टिकल ओरिजिन यानी कि इस पॉइंट O से कितना दूर है t टाइम के बाद, इसका जो मोशन है ये एक सिंपल हार्मोनिक फॉर्म में हो रहा है, ठीक। तो हम कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को? सिंपल हार्मोनिक मोशन is the motion of the projection on x-axis or y-axis of a particle which is taking uniform circular या making uniform circular motion about origin। एक ऐसा पार्टिकल जो ओरिजिन के अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डील कर रहा है या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसका प्रोजेक्शन या तो y एक्सिस पे या x एक्सिस पे क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म वो कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इसकी जो इक्वेशन दिख रही है ना, याद है कल मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था, सिंपल हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक शब्द का मतलब होता है कि वो साइन या कॉस का फंक्शन होता है, हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे किसका फंक्शन है, साइन का। ठीक उसी तरह से मैंने बताया था सिंपल शब्द का मतलब उसका एम्पलीट्यूड या उसका मैक्सिमम वैल्यू जो रहता है वो कांस्टेंट है। तो देखो ये वाला जो पार्टिकल था जिसकी हम बात कर रहे हैं ओवर हियर, ये वाला जो पार्टिकल है ये इस सीमा को क्रॉस नहीं कर पाता है। क्या करता है, ये यहाँ ऐसे ऑसिलेट कर रहा होता है ना, वाई प्रोजेक्शन। और इसका जो एक्स प्रोजेक्शन होगा यानी कि जिसको आप यहां बनाओगे इस तरह से ओवर हियर, दिस वाला, ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा होगा, देखो ऑन इस तरह से। आई ट्राई टू शो इट टू ऑल ऑफ यू। ऐसा ये देखो एक ऑसिलेशन कैसा होगा, यहां से शुरू करेगा 1, फिर वापस आएगा, फिर ऐसा एंड देन कम्स बैक। यहां था 1, ये इसका पहला सपोज पॉइंट 1 2 3 4 एंड 5, फिर से देखो 1 2 3 ऐसा, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4, ये एक ऑसिलेशन कहलाएगा। फिर से देखो यहां से 1 2 3 4, दिस इज हाउ दिस पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग, ठीक। इसको बोलेंगे एक ऑसिलेशन। ये जो हमने कवर किया ना इसको एक ऑसिलेशन बोलेंगे, ठीक है। सो अब डिफाइन करना हो अगर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को, तो इट इज जस्ट नथिंग बट the projection on x or y axis of a particle which is undergoing uniform circular motion. More important than that, यहाँ पे क्या क्या है ये चीजें, a is called the amplitude, वो मैक्सिमम डिस्टेंस जो ये अपनी
जीरो वाली पोजीशन, यानी कि एकदम मीन वाली पोजीशन से ऑसिलेट कर पा रहा है, सो इट्स कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। ठीक है, लिखो एम्पलीट्यूड। ये साइन जो लिखा हुआ है ये कोई भी एक साइनोसोडियल फंक्शन हो सकता है जिसकी वजह से हार्मोनिक होता है कि नहीं? तो एक फिक्स्ड एम्पलीट्यूड है, याद रखना ये फिक्स्ड है, यानी कि इट इज नॉट चेंजिंग। और ये जो साइन लिखा हुआ है ये एक साइनोसोडियल फंक्शन है, साइनोसोडियल। है ना? मैं आपको प्रूव करना चाह रहा हूं कि कल हमने जो पढ़ा था कि एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर या सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब क्या है? एक ऐसा मोशन जिसके लिए एम्पलीट्यूड कांस्टेंट हो। एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द सेंटर और मीन पोजीशन। तो यहां पर ये वाली जो पोजीशन है जिसके अबाउट ये ऑसिलेट कर रहा है, हम इसको कह रहे हैं मीन या सेंटर पोजीशन। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं यहां पर। अब मैं ना थोड़े से वेरिएबल्स को चेंज कर रहा हूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इजी रिमेम्बरेंस, या वो भी रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आप अपने ऊपर है, मतलब इट्स अप टू अस। जनरली जो बुक्स में दिया रहता है अगर आप चेंज कर देते हो अच्छा है, नहीं करते हो चलेगा, अपने ऊपर है। सपोज अपन वही रखना चाहते हैं, आप बोलोगे नहीं सर आपने तो जिस फॉर्म में इनिशियली पढ़ाया था हमको वही याद रखना है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस उस केस में हमको ये वाला जो एक्सेस है इसको वाई दिखाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे तुमको अब दिखा रहा हूँ। लेट्स से करना तो पड़ेगा यार, चलो कर देते हैं। सपोज हम लिख रहे हैं x इज इक्वल टू, लेट x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5। ये क्या दिखा रहा है, अब इसको एक एक करके समझो। इसको हम कहेंगे पोजीशन ऑफ दैट या डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पार्टिकल, या अच्छा ये जो पार्टिकल है ना जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, द येलो वन, द प्रोजेक्शन, उसको हम कहते हैं ऑसिलेटर, जो खुद ऑसिलेट कर रहा है ना? तो आप लोग यहाँ लिख सकते हो चाहो तो, दिस येलो पार्टिकल इज द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, जो खुद ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, दिस इज एक्चुअली द प्रोजेक्शन ऑन द वाई एक्सिस, या वाई प्रोजेक्शन या वर्टिकल प्रोजेक्शन, वाई प्रोजेक्शन या वर्टिकल प्रोजेक्शन। सिंपल का मतलब हो जाएगा कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, है ना? सिंपल से इंप्लाइड है कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। हार्मोनिक शब्द का मतलब होता है जो साइन या कॉस की तरह एक पीरियोडिक फंक्शन हो या हार्मोनिक फंक्शन हो, तो उसको अपन कहते हैं विच इज हार्मोनिक इन नेचर, या साइनोसोडियल हो, साइनोसोडियल, या फंक्शन ऑफ साइन और कॉस, साइनोसोडियल। साइनोसोडियल टर्म मतलब या तो इट शुड बी अ फंक्शन ऑफ साइन या इट शुड बी अ फंक्शन ऑफ कॉस। मतलब आप यहाँ पे टैन नहीं लिख सकते, है ना? यहाँ पे आप पैराबोला की इक्वेशन नहीं लिख सकते। डिस्प्लेसमेंट साइन या कॉस की तरह वेरी हो रही होती है टाइम के साथ, ध्यान रखना, टाइम के साथ। टाइम के साथ जो वेरिएशन है वो साइनोसोडियल होता है। मोशन है तो आप समझ रहे हो, इट इज मूविंग, राइट? ठीक है, अब लेट्स एनालाइज दिस। सो सपोज आई एम राइटिंग दिस। अब यहाँ पे ये x क्या है? सपोज ये x इज इक्वल टू 0 के अबाउट एक पार्टिकल अगर ऑसिलेट कर रहा है तो हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, अब ये चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, सो ये है x इज इक्वल टू 0, ये है x इज इक्वल टू a, और ये है x इज इक्वल टू माइनस a। ठीक है, अब इसकी जो एकदम एक्सट्रीम्स है ना जिसके अबाउट वो पार्टिकल आता है और जाता है। अब एक पार्टिकल को ऑब्जर्व करना जिसकी हम बात करने वाले हैं, जिसकी पोजीशन की हम बात कर रहे हैं। तो अब ये पार्टिकल है, ठीक है, ये t इज इक्वल टू 0 से अपनी जर्नी शुरू करता है। याद है हमने बताया था वो सेंटर पे था इनिशियली। जब यहां पे आपने रखा था इस पार्टिकल को, मतलब अपने यूनिफॉर्म सर्कुलर वाले पार्टिकल को, रेड पार्टिकल को जब यहां रखा था, तो येलो वाला पार्टिकल सेंटर पे था, वो सेंटर से अपनी जर्नी शुरू कर रहा था, है ना? तो हमारे पास तब इक्वेशन जो थी वो a sin थीटा के टर्म्स में आई थी, राइट? तो
तो अभी हम इस पार्टिकल को देख रहे हैं जो सेंटर के अबाउट इस तरह से मूव कर रहा होगा, और जब भी कभी कोई पार्टिकल सेंटर से अपनी जर्नी शुरू करे तो हम इसको इसकी जनरल इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी के लिए देखो, है ना, तो इसको आगे प्रूव भी करेंगे, बट अभी इसको ऐसा देखो। सो व्हाट इज एक्स? एक्स का मतलब है, लेट्स से अगर वो किसी भी टी टाइम पे सपोज यहां पहुंच जाता है, लेट्स से ओवर हियर ऐसा पहुंच जाता है, ठीक है, टी टाइम पे, सो ये जो इसका डिस्टेंस होगा ना मीन पोजीशन से, इसको हम कहेंगे एक्स। तो अब यहाँ पे चाहो तो लिखो, जो एक्स इज इक्वल टू 0 है इसको अपन बोलते हैं मीन पोजीशन। एक्स इज इक्वल टू जो प्लस माइनस ए है इसे हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, इसे हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। सेंटर वाले पॉइंट को कहते हैं मीन पोजीशन, है ना। ओके, अब ये जो x होता है दिस इज, इसको हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, डिस्टेंस ऑफ द ऑसिलेटर फ्रॉम मीन पोजीशन। डिस्टेंस ट्रैवल नहीं, डिस्टेंस मतलब आप इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कह सकते हो, ठीक है, या सीधा डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हो। कितना दूर आया है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑसिलेटर फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है। और अब और अगर कुछ देखना चाहोगे, इसको हम, ये जो ए है इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है, ए इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ध्यान से एक एक चीज सुनना, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है ना, दिस एंटायर पार्ट, इसको हम कहते हैं फेज, PHASE, फेज। अगर तुम ध्यान से देखोगे, इसी को हमने इनिशियली थीटा लिखा था, याद आ रहा है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाइव। इस पूरे थीटा को हम फेज कह रहे हैं, दिस एंटायर कॉन्सेप्ट इज फेज। ये जो फाइ था ना, जो कि यहाँ पे इनिशियली ऐसे कांस्टेंट एंगल था, मतलब ये वो एंगल था जिससे तुमने शुरुआत की, ये वो एंगल था, ध्यान से सुनो, जिससे तुमने शुरुआत की, इसको तुम बदल नहीं सकते, है ना। या ये फेज की वो वैल्यू है जो t इज इक्वल टू 0 पे है। खुद ही देखो, अगर तुम यहां पे t इज इक्वल टू 0 डाल दो, सो एट t इज इक्वल टू 0 फेज क्या हो जाएगा, देखो, फेज ओमेगा टी के साथ ओमेगा इंटू 0 प्लस 5 हो जाएगा, तो फेज की क्या वैल्यू आ जाएगी, 5। क्योंकि फेज 5 वैल्यू अज्यूम कर रहा है t इज इक्वल टू 0 पे। फिर से सुनो, क्योंकि फेज यानी कि ये थीटा है ना, ये 5 हो जाएगा t इज इक्वल टू 0 पे, इसीलिए हम 5 को कहते हैं इनिशियल फेज। 5 को क्या कहते हैं, इनिशियल फेज। देयरफॉर सो फेज यानी कि थीटा 5 बन जाता है t इज इक्वल टू 0 पे, देयरफॉर 5 इज कॉल्ड इनिशियल फेज। ठीक है, इसको अपन कहते हैं इनिशियल फेज। ठीक, एक बात गौर करने वाली है कि जो इनिशियल फेज है ना, इसको तुम बदल नहीं सकते। एक बार अगर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, या एक बार अगर सपोज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शुरू हो गया, तो शुरुआत में वो कितना दूर था और अपने बेस लाइन से, कुछ इस तरह से, ये शुरुआत में कहां पे था इसको तुम अब चेंज नहीं कर सकते। ये एक बार घूमना शुरू हो गया तो शुरू हो गया, राइट। सो फाई इज समथिंग विच वाज देयर इनिशियली, इट कैन नॉट बी चेंज्ड। तो इनिशियल फेज एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब अपन लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि फेज किन किन वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है। हमने लिखा थीटा इज इक्वल टू फेज विच इज इक्वल टू ओमेगा टी, राइट, प्लस 5।
अब यहां पर फाई क्या है, इनिशियल फेज। इनिशियल फेज अभी अभी हमने देखा क्यों है इनिशियल फेज, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पर थीटा फाई के इक्वल हो जाता है। एक बात फिर हमने देखा ओमेगा को हमने क्या कहा था, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि उस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए ओमेगा क्या था, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, मतलब वो एक ही एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। तो ओमेगा भी एक कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। ठीक, तो अगर ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है ना, उस पार्टिकल की जो रोटेट कर रहा है, राइट, तो अब यहां पर देखना ध्यान से, किसके लिए था ये, उस बड़े वाले पार्टिकल के, लेकिन अब हम उसको भूल चुके हैं, अब हम सिर्फ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को देख रहे हैं। इसके लिए ये कहलाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसके लिए ये कहलाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। मतलब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो खुद इस तरह से घूम रहा है, उसके लिए इस ओमेगा की डेफिनेशन बदल जाती है, अब ये कहलाने लगता है कांस्टेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब इसको देखना, तुम्हारा फेज तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक ओमेगा, दूसरा टी, और तीसरा फाई। ओमेगा और फाई तो चेंज नहीं हो रहे हैं क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट्स हैं। तो बचा क्या, टाइम। ये बचा क्या, टाइम। मतलब अलग अलग टाइम पर, ध्यान से सुनना, अलग अलग टाइम पर अलग अलग फेज होगा। सो यहां से हमें क्लियरली वी कैन सी ओमेगा एंड फाई आर कांस्टेंट्स, therefore phase, right, theta depends on t, डिपेंड्स ऑन t मतलब t के चेंज होने से, टाइम के चेंज होने से अलग अलग फेज होगा। तो इसका मतलब उस पार्टिकल के लिए फेज अलग अलग है, अलग अलग टाइम पर। ये हमको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन, इस ओमेगा को, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है, इस ओमेगा को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 पाई/t, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई × f, where t is called the time period of oscillation, time period of oscillation। इसको सब लोगों को लिखना है, ठीक है। I'll turn the sheet if you all want। f is called frequency of oscillation, frequency of oscillation। एक काम करो, ये इस पेज में जो कुछ भी लिखा है ना, यहां से शुरू करता है, कहीं से भी लिख सकते हैं, तुम्हारे ऊपर है। यहाँ से लिखो, काम करो, जो बाकी का बचा हुआ है, लेट्स से अगर कुछ छूट गया तो यू विल हैव द नोट्स, ये पहले अपने पास लिख लो। यहाँ पे साइड में हेडिंग डाल देना नॉमेनक्लेचर, एसएचएम का नॉमेनक्लेचर। ठीक है, लिखते जाओ, और जैसे ही लिखना हो जाए हैंड रेज करना। ये वाला पेज हो जाए जब, तो हैंड रेज करना। इस मोशन को समझना, ठीक है, यहां से शुरू हो रहा है, इट गोज हियर, कम्स बैक हियर, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसा गोल 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 घूम रहा है, ठीक है। और यहां पे ऐसा लिख सकते हो, किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए ये एक जनरल इक्वेशन है। सो दिस इज जनरल इक्वेशन, जनरल डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम इक्वेशन, मतलब एक्सटी इक्वेशन, एक्सटी इक्वेशन फॉर एसएचएम। दिस वन, ठीक है। इसको चाहो तो एक ब्रैकेट में डाल दो, चलो नहीं डालते ऐसे।
ये पेज जैसे हो जाए लिखना तो हैंड रेज कर लो, ठीक है? ओके, गो अहेड। So we have a conclusion now that x is equal to, यहाँ पे ऐसे लिखो, जनरल इक्वेशन ऑफ एस एच एम, जनरल एक्स टी या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, जनरल डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन या टाइम इक्वेशन ऑफ एनी एस एच एम is given as x is equal to a sin omega t plus phi, जहां पे क्या क्या किस किस की मीनिंग थी? x का मतलब था मीन पोजीशन से कितना दूर है पार्टिकल, a का मतलब है उसकी मैक्सिमम, उसका एम्पलीट्यूड कितना है, कितना दूर है वो, है ना? और ओमेगा का मतलब है उसकी एंगुलर वेलोसिटी, है कि नहीं? और फाई है उसका इनिशियल फेज या फिर इनिशियल फेज एंगल भी कहते हैं, ठीक है? अब इस मोशन को लेट अस सी ऑन दिस एस्पेक्ट। एक क्वेश्चन लिखो, एवरीवन राइट अ क्वेश्चन। अ पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन, या पार्टिकल undergoing SHM, undergoing SHM starts undergoing SHM along x-axis, starts its motion from x is equal to 0, find xt relation, find xt relation, ठीक है? कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सबसे पहले काम करोगे कि अपने पास ऐसा एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ऑसिलेट कर रहा है, तो थोड़ा सा डायग्राम बना लो। हमेशा x इज इक्वल टू 0 और उसके दो तरफ क्या बनाओगे? x इज इक्वल टू -a और x इज इक्वल टू +a। अब इस पर वो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, कंडीशन क्या दी हुई है कि वो कहां से शुरू करता है? x इज इक्वल टू 0 से, है ना? यानी कि अपनी मीन पोजीशन से ऑसिलेट करना शुरू करता है, ठीक है? अब अपन को उसके लिए इक्वेशन बतानी है। कैसे बताओगे? सबसे पहले जनरल इक्वेशन अपने पास लिख लो कि जनरल इक्वेशन क्या है। ये अपना ऑसिलेटर है, ये t इज इक्वल टू 0 पे कंडीशन दी है, ठीक है? वो यहां पर है। और जनरल इक्वेशन हम जानते हैं x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई, ठीक? अब हम लोग फाई की वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है? ये अपना पर्पस है, ध्यान से सुनना। हम फाई की वैल्यू निकाल लेंगे तो जनरल इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि फाई ही है जो हमको नहीं पता। हमको पता है कि ओमेगा का मतलब है एंगुलर वेलोसिटी, वो सपोज या एंगुलर फ्रीक्वेंसी अभी हमें क्वेश्चन में दी हुई है। ए का मतलब है एम्पलीट्यूड, वो मैक्सिमम कितना दूर जा रहा है ये भी सपोज हमको पता है, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट इज एक्स, लेकिन फाई हमको नहीं पता है, फाई फाइंड आउट करना है, ठीक है? इसको देखते हैं। सो कंडीशन डालो, क्या लिखता है? स्टार्ट इट्स मोशन, स्टार्ट करने का क्या मतलब है? t इज इक्वल टू 0 पे एक और क्या चीज दी हुई है कि t इज इक्वल टू 0 पर x कैसा है? 0, मतलब वो ओरिजिन से अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है। ये कंडीशन इसमें इंप्लीमेंट करो, डालो, सब्स्टिट्यूट करो, देखो क्या आता है। x की जगह 0 डालो और t की जगह भी 0 डालो, है ना? क्या आ जाएगा? a तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यू विल गेट साइन फाई इज इक्वल टू 0। कब होता है साइन फाई 0? जब फाई कैसा हो? 0। इससे हमारे पास फाई की वैल्यू आ गई 0। तो अब इक्वेशन को दोबारा लिखो। अब इक्वेशन क्या हो जाएगी? ये वाली इक्वेशन अब एक स्पेसिफिक इक्वेशन बन जाएगी। तो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, और फाई कैसा हो चुका है? 0। फाई कांस्टेंट है, याद रखना, वो बदलता नहीं है टाइम के साथ, वो कांस्टेंट है। और अभी हमने कहा कि वो 0 हो गया। इसका मतलब x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी इज द इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल जो अपना ऑसिलेशन ओरिजिन के अबाउट शुरू करता है, ओरिजिन से शुरू करता है और ऑसिलेट ऐसा करता रहता है।
ठीक, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है क्या? इसको थोड़ा सा और बनाएंगे तो समझ में आएगा। एक काम करो, ये लिख लो अपने पास सभी लोग, सारे क्वेरीज वगैरह लेते हैं राइट, पहले लिख लो, या गो अहेड राइट दिस डाउन। मैंने क्या किया, सिर्फ ये सब्स्टिट्यूशन किया ना मैंने, और इससे फाई निकाल लिया, फाई को सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन बता दिया। तो ये क्या हो गई, जनरल इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल विच स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम ओरिजिन या मीन पोजिशन। दिस इज इक्वेशन of SHM when motion starts from mean position। इसको अपन mean position भी कहते हैं, है कि नहीं? mean position, motion begins, लिख लोगे तो हैंड रेज करना, ठीक है? ये वाला जब पार्ट लिख लोगे हैंड रेज करना, begins from mean position। कार्तिका लेते हैं, विल टेक योर आउट, जस्ट गिव मी सम टाइम, लेट मी जस्ट फिनिश इट ऑफ, फिर तुम पूछो। हैंड रेज करो जैसे ये वाला इक्वेशन और सोल्यूशन लिख लो। अब ना नेक्स्ट वाला पार्ट में तुम लोगों से किसी एक के साथ सॉल्व करना चाहता हूँ। लेट अस टेक तेजस, ठीक है? हो गया, डन। चलो, आई शेयर दीज नोट्स विद ऑल ऑफ यू, जो रहा है इसे कंप्लीट करना है ना। सो अगला क्वेश्चन देखो, सेम बेसिस पर है। अब की बार दिया है पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे वो x इज इक्वल टू a पे था। तेजस कैसे बनाएंगे बताओ, हेल्प करो। यस, इक्वेशन बताओ, जनरल इक्वेशन क्या है? फाइंड द इक्वेशन, फिर से वही कह रहा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ SHM। x इज इक्वल टू a साइन, एक मिनट है ना तेजस, 1 मिनट। सो यहाँ पर ये देने के बजाय एक और स्टेटमेंट लिख सकता था कि पार्टिकल बिगिंस इट्स मोशन, पार्टिकल बिगिंस इट्स मोशन फ्रॉम एक्सट्रीम पोजिशन, मतलब हाईएस्ट पोजिशन से, फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजिशन, फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजिशन। सो हाँ हाँ, बोलो बोलो तेजस। सबसे पहले क्या करेंगे, वील ड्रॉ डायग्राम, डायग्राम बना लिया करो, इट विल मेक द विजुअलाइजेशन आसान। तो ये हो गया x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू माइनस। हमारा पार्टिकल जो है वो यहाँ से शुरू कर रहा है अपना मोशन t इज इक्वल टू 0 पर, ठीक है? सबसे पहले जनरल इक्वेशन क्या है बताओ? x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, ठीक है, ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हमारी जनरल इक्वेशन। अब हमको क्या करना है, अब हम लोगों को जो कंडीशन दी हुई है वो सब्स्टिट्यूट x करनी की है। जगह, हाँ, यस सर, x की यस जगह, सर, x की जगह a, ठीक है, a और t की जगह 0, ठीक है, t की जगह जगह a इज 0। इक्वल टू a साइन a और a कट जाएगा दोनों ओमेगा तरफ, 0 प्लस फाइव, ठीक है? a और a यस कटेगा सर, दोनों तरफ, कैंसिल आउट करो। सो यूल हैव a एंड a यस सर, गेट्स कैंसिल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ फाइव इज इक्वल टू 1 होगा, 1, ठीक है? अब साइन यस सर, फाइव 1 कब आता है, किस फाइव के एंगल जब के लिए? 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। और 90 डिग्री को हम रेडियंस में क्या कहते हैं? π/2, π/2। तो इसलिए जब 5 π/2 होगा तब हमारे पास इक्वेशन कैसी हो जाएगी, या वो इक्वेशन होगी जो एक्सट्रीम पोजीशन से SHM के शुरू करने पर होती है। सो दैट इक्वेशन विल बी गिवन एज x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस π/2। क्या हमें क्लियर हो रहा है तेजस? ये वाला यस सम सर, क्लियर हो रहा है? यस सर, अब एक और चीज देखो सब लोग, हमने कल कुछ इक्वेशंस पढ़ी थी, याद आ रहा है? साइन ऑफ समथिंग समथिंग एंड समथिंग समथिंग। सपोज तेजस, अगर मेरी इक्वेशन ऐसी होती तो
साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, बताओ क्या हो जाता है अगर 90 है तो साइन का कैसा हो sin जाएगा, थीटा हो कॉस, जाएगा cos ठीक है कॉस थीटा। और बताना माइनस सेकेंड cos वाले क्वाड्रेंट थीटा हो में, जाएगा। सेकेंड वाले क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, अच्छा यस सर पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होता है, तो यहाँ कैसा होगा प्लस कॉस थीटा, सही कह रहा हूँ थीटा है कि यस नहीं, सर श्योर। इसका मतलब साइन 90 यस डिग्री प्लस थीटा इज कॉस थीटा, वैसे ही 90 का मतलब क्या है, पाई बाय 2 है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, साइन ऑफ 90 प्लस सम थीटा और सम ओमेगा टी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, प्लस ए कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं कि नहीं। यस सर बस यही चीज कहलाती है इक्वेशन ऑफ एन एसएचएम जो एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू हो रहा है। तो इसको अब सब लोग लिखो। हमने क्या किया, मैं रिपीट करता हूं, एवरीवन हैव अ लुक। हमारे पास क्वेश्चन में कंडीशन दी थी, है ना, कि पार्टिकल अपना मोशन x इज इक्वल टू a से शुरू कर रहा है। हमको कहा था कि इक्वेशन ऑफ एसएचएम फाइंड आउट करो, तो हमने सबसे पहले जनरल इक्वेशन लिख ली। अब हमने क्या करना है, फाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तरीका क्या सिखाया मैंने कि आप लोग ने यहाँ पे वो करो जो कंडीशन दी है। कंडीशन लिखता है एक एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू किया, सपोज हमने x इज इक्वल टू a से कहा, जो कि क्वेश्चन कह भी रहा था। यहाँ पर डाला ए क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ दैट एसएचएम, है ना, क्वेश्चन में दे देगा वेयर ए इज एम्पलीट्यूड। यहाँ सपोज नहीं दिया मैंने, अगर यहाँ लिख देगा ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। ठीक है, अब यहां से देखो हमने ए कैंसिल आउट किया, साइन और टी की जगह जीरो भी डाला, राइट, एक्स की जगह ए, टी की जगह जीरो, क्या आ गया, साइन फाई इज 1। साइन फाई 1 कब होता है, 90 डिग्री के लिए या पाई बाय 2 के लिए। तो फाई कैसा आ गया, 90 डिग्री या पाई बाय 2, दोनों लिख सकते हो, डिपेंड्स कि ऑप्शन कैसे दिया है क्वेश्चन में। तो हो सकता है एक ऑप्शन ये दिया हो, एक ऑप्शन ये दिया हो, और थर्ड ऑप्शन दिया हो, लेट्स से बोथ ऑफ द अबव, है ना। तो हो सकता है ऐसा कुछ दिया हो। ए इक्वेशन ऑफ एसएचएम बताना था, एक ऐसा दिया है x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, बी दिया हुआ है x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, और ऑप्शन सी दिया हुआ है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी दिया हुआ है नन। क्या चूज करोगे तेजस, बताओ। ऑप्शन x नंबर, is equal to a cos b and a also both तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बोलो। c c ऑप्शन नंबर सी, है ना। इस तरह से क्वेश्चंस कई बार पूछे जा सकते हैं। एक और क्वेश्चन बनाते हैं, ये वाला अब, लेट्स मेक दिस वन विथ विराज। अब इसके बाद बाकियों की भी बारी आ रही है एक एक करके, ठीक है, तैयार रहो। ओके, अब की बार क्वेश्चन देखो, ऐसा दिया है, यू आर गिवन अ पार्टिकल या एन अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब ऐसा दिया हुआ है अ सिंपल, जब भी दे दिया ना सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, मतलब वो अपनी ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक फॉर्म में कर रहा है, ठीक है। अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर oscillator starts its motion from a point half of its maximum distance from mean position. Find equation of SHM. ट्राई करो। सो ये रहा क्वेश्चन। हाँ विराज, कैसे करेंगे, सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। क्या विराज क्वेश्चन जो है उसको एक बार जोर से पढ़ो। हाँ, क्या लिखता है क्वेश्चन। A simple harmonic oscillator starts its motion from a point half of its maximum distance from its mean position. इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो और बताओ सबको।
कहाँ से शुरू हो रहा है मोशन, इसको थोड़ा मैथमेटिकली इंटरप्रेट करो। मैक्सिमम पोजीशन फ्रॉम द, हाँ 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 बोलो बोलो। तो उसकी कोई भी एक्सट्रीम पोजीशन के हाफ से वो स्टार्ट हो रहा है मोशन। मतलब मोशन या तो यहाँ से शुरू हो सकता है या फिर यहाँ से शुरू हो सकता है। सही कह रहा हूँ, राइट? यस सर। हाँ, तो हमारे पास अब इसके क्वेश्चन में अलग अलग ऑप्शंस दिए हो सकते हैं, अपन को चूज करना है। तो सपोज अपन केस ए बनाते हैं, जहाँ पे अपन अज्यूम करते हैं कि ये कहाँ से शुरू करेगा, हाफ ऑफ, मतलब एक्स की क्या वैल्यू होनी चाहिए, t इज इक्वल टू 0 पे, सर बोलो। a/2। a/2, वेरी गुड। तो हमारे पास x की वैल्यू है a/2, ये अपनी कंडीशन हो गई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इसको सब लोग लिखोगे अपने पास, कंडीशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या कंडीशन गिवन इज x इज इक्वल टू a/2, या प्लस माइनस हो सकता है ना, हो सकता है माइनस a/2 भी हो। हमको तो नहीं पता कि इस तरह से कर रहा है इस तरह से कर रहा है, तो अपन दोनों मान के चलते हैं, ठीक है, और सॉल्व करते हैं एट t इज इक्वल टू 0। तो सपोज केस ए बनाते हैं जहां पे वो x इज इक्वल टू a/2 है एट t इज इक्वल टू 0। लेट्स सॉल्व दिस फर्दर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बोलो, सब्स्टिट्यूट करो। जनरल इक्वेशन क्या होती है सबसे पहले, हाँ बोलो सर विराट। x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5। ओके, आगे बताओ क्या करें। सर x की जगह a/2 आ जाएगा ठीक है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट बोलो। एंड sin ओमेगा t की जगह t की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, फिर बोलो नेक्स्ट स्टेप। सर दोनों साइड से a कट जाएगा। ठीक है, अब तो 1/2 इज इक्वल टू sin 5। फाई क्या होना चाहिए, किस वैल्यू के लिए साइन हाफ आता है। सो 30 डिग्रीज। हाँ, और 30 डिग्री को पाई में कन्वर्ट करो। सो पाई/6। पाई/6। हाँ, तो ये हो गया पाई/6 और 30 डिग्री, बिल्कुल सही। तो अब इक्वेशन बोलो SHM की क्या हो जाएगी केस 1 के लिए। सो x इज इक्वल टू a sin साइन ओमेगा t प्लस पाई/6। पाई/6, एक्सेलेंट। एक और इक्वेशन आ सकती है जब वो दूसरे वाले साइड से शुरू करें, है ना। सो लेट्स से उसको भी करते हैं, ये वाला पार्ट। आयुष तुम बताओ कैसे करेंगे। बोलो केस 2। हाँ आयुष बोलो, क्या हो जाएगा। जनरल इक्वेशन है x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5। हाँ, कंडीशन सेकंड वाली केस क्या लेना है कि पार्टिकल कहाँ से शुरू कर रहा है अपना मोशन, माइनस a/2 से। बिल्कुल बढ़िया, तो यहाँ पे ले लेते हैं इस तरह से। ये है x इज इक्वल टू 0, ये x इज इक्वल टू a, और ये है x इज इक्वल टू माइनस है। इस पॉइंट से यानी कि t इज इक्वल टू 0 पर वो पार्टिकल x इज इक्वल टू माइनस a/2 पर है। ठीक है, तो अब की बार कंडीशन जो हम ले रहे हैं दैट इज x इज इक्वल टू माइनस a/2 है एट t इज इक्वल टू 0। हाँ बोलो बोलो, क्या डाले x की जगह, तो वैल्यू पुट करेंगे माइनस a/2। हाँ, और t की जगह 0। क्या आ जाएगा बोलो, साइन ऑफ फाइव इज इक्वल टू माइनस हाफ। ठीक है, अब साइन इज इक्वल टू माइनस हाफ किस क्वाड्रेंट के लिए आ सकता है, सोच के बताओ। ये फर्स्ट, हाँ थर्ड या फोर्थ, है ना, थर्ड या फोर्थ के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऑल, यहाँ साइन, यहाँ टैन। तो साइन पहले वाले में तो पॉजिटिव होता ही है क्योंकि उसमें सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड वाले क्वाड्रेंट में हम कह रहे हैं पॉजिटिव होता है, तो बचा थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, साइन नेगेटिव हो सकता है। तो सपोज अगर मैं कुछ ऐसी इक्वेशन लिखूं, लेट्स से कॉस ऑफ या
क्या लिखे, सपोज साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू बताना क्या होगी। माइनस साइन थीटा। पक्का, क्योंकि 180 है, यस साइन का साइन रहेगा, है ना। और थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा, मतलब ये वाला, ये 180 प्लस थीटा है ना, दिस इज 180 और दिस इज थीटा, इसीलिए थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। और यहाँ पे साइन कैसा होता है, नेगेटिव, इसीलिए अपने यहाँ पे नेगेटिव साइन डाल, सही है, पक्का। यस ठीक है, तो इसके अलावा हम इसको एक और चीज लिख सकते हैं, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो सपोज हम लोग थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 30 डिग्री ले लेते हैं या पाई बाय 6 ले लेते हैं, वट एवर। तो बताओ इक्वेशन कैसी आ जाएगी, यहाँ पे कन्वर्ट करो, साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय 6 किसके इक्वल आएगा बताओ, माइनस साइन ऑफ पाई बाय 6 होगा, ऐसा कुछ। यस सर। कितना होता है पाई बाय 6 कितना होता है आयुष, माइनस हाफ। माइनस हाफ। इसका मतलब तो अगर 7 मेरे पाई बाई पास, 6 होगा ना, हाँ 7 पाई बाई 6 होगा। हाँ हाँ होगा होगा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, आरएचएस की। ओ ओके। सो साइन पाई बाय 6 कितना हो गया, हाफ, है ना। और यहाँ पे क्या आ रहा है, बोलो बोलो आयुष, साइन ऑफ 7 पाई बाय 6, राइट। यस सर। ठीक है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, फाई की कितनी वैल्यू है फॉर -1/2, या तो इसको 7 लिखो पाई बाय 180 प्लस 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 210, या क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई बाय 6 विच इज इक्वल टू 7 पाई बाय 6। सही लिखा है क्या, देख लो एक बार, चेक कर लो। हमने क्या किया, मैं रिपीट करता हूँ, सब लोग ध्यान से देखेंगे, हमने यहाँ तक किया, ये सबको समझ में आया है, ठीक है। फिर हमने क्या कहा, फर्स्ट अब ये किस क्वाड्रेंट के लिए फाई कैसे निकाला अपन, है ना, फाई कैसे निकाले। तो इक्वेशन अपन जानते हैं, इक्वेशन क्या है कि 180 प्लस थीटा अगर साइन हो जाता है सपोज, है ना, तो साइन नेगेटिव आ जाएगा, ये हमने कहा। तो अब साइन ऑफ 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब सपोज अगर थीटा 30 डिग्री होता, क्यों कहा मैंने, क्योंकि यहाँ मुझे हाफ दिख रहा था और मुझे पता था कि साइन ऑफ 30 डिग्री हाफ होता है। तो सपोज अगर यहाँ मैं थीटा को 30 डिग्री या पाई बाय 6 डाल दूं, पाई बाय 6 मतलब थीटा 30 डिग्री इन रेडियंस, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे पाई बाय 6 डाल दूं तो यहाँ पे भी पाई बाय 6 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय 6 इज सेम एज माइनस साइन पाई बाय 6। पाई बाय 6 का साइन होता है 1/2, इसका मतलब साइन ऑफ 210 या फिर साइन ऑफ 7 पाई बाय 6 की वैल्यू होती है -1/2, राइट, कूल। तो इसके बाद इसकी मीनिंग क्या हो रही है, इसकी मीनिंग ये हो रही है कि अब बोलो आयुष, इक्वेशन क्या आ जाएगी एसएचएम की, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एसएचएम, इक्वेशन ऑफ एसएचएम मतलब दोनों केस में बेसिकली हमारा इनिशियल फेज अलग अलग है ना। हाँ बोलो, x इज इक्वल टू ए, हाँ हाँ, sin ओमेगा t प्लस 7 पाई बाय 6। तो इसका मतलब अगर वो पार्टिकल ऑसिलेट करना शुरू करता है कहाँ से, a/2 से, सब लोग ध्यान से देखेंगे, अगर वो पार्टिकल a/2 से ऑसिलेट करता तो मेरी इक्वेशन ये होती है, x इज इक्वल टू, आई विल पुट इट इन पिंक मे बी फॉर बेटर कैप्चरिंग। ठीक है, तो ये अपनी इक्वेशन हो जाती, दिस इज आंसर नंबर 1, ठीक है। और अगर वो पार्टिकल x इज इक्वल टू -a/2 से ऑसिलेट करना शुरू करता तो इक्वेशन हो जाती दिस वन, व्हिच इज x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 7 पाई बाय 6। ठीक है, अब इस तरह से अलग अलग चीजें हो सकती है। अगला वाला पार्ट मैं चैतन्य के साथ बनाना चाहता हूं। सो कल अपन शुरुआत करेंगे जब, सो we'll solve further in this regard, ठीक है। हाँ चैतन्य ट्राई करोगे, अब की बार दिया है कि पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम 1/4 ऑफ द एम्पलीट्यूड, 1/4 ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब x इज इक्वल टू a/4 है
at t is equal to, या सपोज दिया है x is equal to a by 4 ले, या let me see ऐसा कुछ दिया, देखो √3/2 a ऐसा कुछ दिया है इनिशियली। ओके सर। हाँ, at t is equal to 0। ठीक है, अब ये होमवर्क है, चलो अभी नहीं बना सकते तो सब लोग ट्राई करो, ठीक है, इसको घर पे अपन को इक्वेशन ऑफ SHM फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ SHM फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, अगले होमवर्क लो। हमें क्वेश्चन में अब दिया जा रहा है कि आप लोगों को फाइंड करना है, अगर x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस पाई आ चुका है, और आप लोग कुछ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज जानते हो, कौन कौन से, सपोज साइन ऑफ ax प्लस b होता y, तो हमारे पास का डिफरेंशिएशन क्या आता, dy बाई dx आता a इंटू कॉस ax प्लस b। सपोज इसको मैं फिर से डिफरेंशिएट करता, लेट्स से ये z हो जाता, ठीक है, मैं कहता dz बाई dx, तो इसको हम कहते हैं d2y बाई dx स्क्वायर, मतलब y का ही सेकेंड डिफरेंशियल क्या आ जाता है, ये फिर से a बाहर आता, तो कैसा होता है a स्क्वायर, और cos का डिफरेंशियल इज माइनस साइन, तो हम लोग ऐसा लिखते हैं माइनस a स्क्वायर साइन ऑफ ax प्लस b। ये एक हिंट दिया हुआ है कि नहीं। अब इस हिंट को फॉलो करना है अपन को, और ट्राई आउट करनी है कुछ चीजें घर पे, ठीक है। आप लोगों को निकालना है वेलोसिटी एज अ फंक्शन इन एक्स पहला, या वीटी रिलेशन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन दिया हुआ है, देखो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे एक्सटी रिलेशन गिवन है, एक्सटी रिलेशन इज गिवन। हम लोगों को घर पे क्या क्या कैलकुलेट करना है, वीटी रिलेशन क्या है, लेट्स से अगर इसी तरह से मैं फिर से डिफरेंशिएट करूं तो मेरे पास एटी रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। हिंट ये है कि डिफरेंशिएशन करना है अपन को, हिंट इज डिफरेंशिएट दिस। कूल। और अब एक बार एटी रिलेशन आ गया, तो जो इक्वेशन मैंने दी है ना, इस इक्वेशन को फिर से समझ, फिर से यूज करके देखना कि तुम ये ला सकते हो क्या, क्या ए एक्स रिलेशन। अगर ये भी आ जाए तो एक और चीज ट्राई करना, अगर मुझे पता हो कि f इज इक्वल टू m इंटू ए होता है, तो क्या मैं f और t रिलेशन ला सकता हूं क्या, और ax रिलेशन आ गया है तो क्या मेरे पास फोर्स और x का रिलेशन आ सकता है। मैं आपको एक हिंट और दे रहा हूं, जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, जो अपन ने कल पढ़ा था, याद है, SHM की इक्वेशन होती है माइनस के इंटू एक्स, जो के की कुछ वैल्यू होगी वो तुमको फाइंड आउट करनी है, व्हाट इज के। इफ, ये 6th क्वेश्चन है, इफ f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, जो भी तुम्हारे पास वेरिएबल्स हैं उसके टर्म्स में k क्या होगा, तुम पार्टिकल के मास को जो ऑसिलेट कर रहा है तुम m मान सकते हो, ठीक है। सो लेट m बी मास ऑफ द पार्टिकल। तो एक खास तरह के ऑसिलेटर की इक्वेशन है ये, इस पे तुम लोगों को वर्क करना है, विश्वास मानना, जो इंसान इस पे वर्क करेगा ही विल हैव अ वेरी वेरी गुड इनसाइट व्हाइल वर्किंग, नहीं भी करेगा तो कोई बात नहीं, हम क्लास में कल करने ही वाले हैं, ठीक है। चलो ग्रेट, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, हम लोग कल मिलते हैं, राइट, और इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, जो पार्ट रह गया हो उसको प्लीज फिनिश करो। कल की क्लास में वी विल हैव कार्तिकेया एंड राहुल स्टार्टिंग विद द आंसरिंग पार्ट, ठीक है, तो तैयार रहना है, राइट। राहुल कार्तिका कल शुरुआत में तुम लोग कर रहे हो, और चैतन्य, हाँ चैतन्य रह गया था, ये चैतन्य का ये वाला होमवर्क है, ही हैज टू सॉल्व इट आउट एंड फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ SHM, राइट। चलो गुड, ओके क्लास, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जिसको कोई डाउट हो वो रुक के पूछ सकता है, इफ योर डाउट्स आर क्लियर, थैंक यू वेरी मच। अगर डाउट रह गया हो तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा अर्ली आएंगे और डाउट पूछ लेंगे, मतलब ऑन सैटरडे, ठीक है, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, थर्सडे सॉरी, और कल की क्लास जस्ट की तरह Thank रहेगी you, sir. फ्रॉम 7, राइट। ओके, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर। Thank you, sir. थैंक यू Thank you, sir. सर थैंक यू कार्तिकेया। सर बोल। सर इसके पिछले क्वेश्चन में जाएंगे। हाँ राइट, बोल।
यस सर। सर साइन ऑफ 11 पाई बाय 6 भी आएगा उसमें फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए? साइन ऑफ 11 पाई बाय 6 फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए मतलब अगर 2 पाई माइनस पाई बाय 6 करेंगे तो वो सही होगा? 2 पाई माइनस पाई बाय 6 11 पाई बाय 6। तो देखो एक्चुअली क्या होता है, साइन और कॉस जो है वो रेपिटेटिव फंक्शंस है, मतलब तुम 2 पाई ऐड करते चले जाओ, उनमें कोई बड़ा फर्क नहीं आने वाला है। लेकिन हम लोगों को ना मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी होती है। लेट्स से अपन ने यहाँ पर देखो, लेट्स से यहाँ से जो भी ऑसिलेशन जैसे भी शुरू हो रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर वैल्यू मिल गई ठीक है, अगर नहीं मिली तो तुम सेकंड में जाओगे, क्योंकि देखो साइन तो दोनों में पॉजिटिव है। तो अभी जैसे लेट्स से यहाँ पर कहाँ गया, ये रहा। तो अब जैसे ये पाई बाय 2 मैंने लिखा था, लेट्स से तुम एकदम बेसिक में चले जाओ, ठीक है। लेट्स से ये जो x इज इक्वल टू 0 था, है ना, तो साइन फाई 0 कई बार आ सकता है। याद है कल अपन ने ग्राफ बनाया था, उस ग्राफ को मैं यहाँ बनाता हूँ, ऐसा यस सर। याद आ रहा है कि हर n पाई पे साइन वाला ग्राफ 0 हो जाता है। ये वाली बात याद आ रही है तेजस? ठीक है। यस सर। तो अब हर पॉइंट पे अगर साइन पाई 0 है तो तुम बोल सकती थी कि सर आप यहाँ पाई भी ले सकते हैं, आप ये 2 पाई भी ले सकते हैं, आप ये 3 पाई भी ले सकते हैं, 4 पाई भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन जब भी कभी हमको इक्वेशन लिखनी होती है ना, तो हम लोग सबसे सिंपलेस्ट क्वाड्रेंट को खोजने की कोशिश करते हैं। लेट्स अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम हो गया तो हम सेकंड वाले के पास नहीं जाएंगे, सेकंड में हो गया तो थर्ड के पास नहीं जाएंगे, थर्ड में हो गया तो फोर्थ के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि इनिशियल जो फेज है वो तो कांस्टेंट ही है। तो वो इनिशियल फेज तुम मिनिमम वैल्यू से लेती हो, और उसके बाद फिर अगर वहां आंसर ना आए तो जो भी आगे का मिनिमम, फिर वहां आंसर ना आए तो जो भी आगे का मिनिमम। तो इस केस में जो हमने सॉल्व किया वहां 7 पाई बाय 6 ही इनिशियल फेज होगा, 11 पाई बाय 6 नहीं होगा। बात क्लियर हो पा रही है क्या तेजस? यस सर। क्योंकि अगर वो बात Yes, मैंने sir. तुम्हारी मान ली तो फिर यहाँ पे तुम कुछ भी इनिशियल फेज इनमें से डाल सकती हो। मतलब यहाँ पे पाई की इसको तुम बोलोगे सर ये पाई भी होना चाहिए, सर ये 2 पाई भी होना चाहिए, सर ये 3 पाई भी होना चाहिए, सर ये 4 पाई भी होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली जब भी तुम्हें ऑप्शंस दिए जाएंगे दे विल नेवर बी इन टर्म्स ऑफ दीस। दैट्स द पॉइंट, दैट्स द होल पॉइंट। हो रही है क्या बात Yes, क्लियर? sir. इनिशियल Got फेज it. एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसको Yes, वो sir, ऐसे yes. तो इनिशियल फेज n न्यूमरस मतलब इनफाइनाइट वैल्यूज अज्यूम कर सकता है कि नहीं, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n, बट ऐसा हो नहीं रहा है। सो हम मिनिमम वैल्यू लेते हैं जो भी अप्लाई कर रहा है, ठीक है। Yes, sir. और बताओ, एनी अदर क्वेरी? No, sir. बाकी क्लियर है? Yes, sir. ओके, अच्छे से देखना। ये वाला पार्ट करने के लिए कॉन्फिडेंस लग रहा है क्या? बना सकते हैं क्या अपन तेजस? ये जो अपन ने होमवर्क लिया है Yes, sir. डिफरेंशिएट कर सकते हो सबको? Yes, sir. ठीक है, ट्राई करो, Yes, sir. Sure, sir. है ना, ट्राई करो। और इनके साथ साथ सपोज अगर बना लेते हैं अपन, रिलेशन आ जाते हैं, प्लस जो 7th पार्ट अपन एक और दे रहे हैं, ट्राई टू फाइंड आउट या ट्राई टू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन ऑल। तो प्लॉट ग्राफ फॉर अबव रिलेशंस, फॉर अबव। इसमें एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट होगा? हाँ, एम्पलीट्यूड फॉर एनी सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो याद है मैंने वर्ड सिंपल कहा है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। तो जब भी कभी ऑसिलेशन में सिंपल वर्ड यूज हो रहा है तो इसका मतलब इसके लिए एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। हम आगे चल के एक और ऑसिलेशन पढ़ेंगे जिसका नाम होगा डैम्प्ड ऑसिलेशन। उसमें ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज हो रहा होता है, इसमें नहीं होता है, ठीक है। वो देखेंगे व्हेन इट कम्स, वी विल सी, ठीक है। Okay, sir. Okay, cool, Tejas. Any other queries? Clear है? Yes, sir. Okay then, Tejas, right? Yes, sir. Thank you, sir. Okay, sure. Yeah, great. Bye. तो आज की क्लास वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। हम लोगों ने अलग अलग बातें सीखी, जानी और समझी। हमने एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को देखा कि अगर एक पार्टिकल, हमने कहाँ से शुरुआत की कि अगर एक पार्टिकल एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका जो प्रोजेक्शन है वो क्या कर रहा होगा, SHM कर रहा होगा अबाउट वाई एक्सिस, है कि नहीं? SHM कर रहा होगा अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। और हमने यहाँ पर उसी पार्टिकल के मोशन को देखा
कि कैसे ये पार्टिकल जो रेड कलर का पार्टिकल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इसका जो प्रोजेक्शन है ऑन द वाई एक्सिस, इट इज टेकिंग अ अप डाउन टर्म, राइट। उसके बाद हम लोग यहाँ आगे बढ़े, देन वी फाइनली केम टू एन अंडरस्टैंडिंग कि हम लोग इस वाई एक्सिस के प्रोजेक्शन को क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू a sin थीटा, क्योंकि जो रेड वाला पार्टिकल था वो एक एंगुलर मोशन कर रहा है ना, और उसकी यानी कि एक सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसकी एक एंगुलर वेलोसिटी है व्हिच इज ओमेगा। तो हम ओमेगा को लिख रहे थे एंगल कवर्ड पर यूनिट टाइम, तो हमने थीटा को लिखा ओमेगा टी और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। फिर हम और आगे आए और हमने ये देखा कि हम लोग अब इस y एक्सिस में ये जो y था इसको क्या लिख सकते हैं, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक, जहां पे a वाज द कांस्टेंट एम्पलीट्यूड या फिक्स्ड एम्पलीट्यूड, और जो साइन ओमेगा टी प्लस फाई क्या है, ये एक साइनोसोडियल कर्व है। साइनोसोडियल मतलब जो कॉस या साइन की तरह इस तरह से वेरी कर रहा होता है। तो ये आ गई जो हमने डिराइव किया, ये किसी भी एसएचएम की जनरल इक्वेशन है। क्या है, किसी भी एसएचएम की जनरल इक्वेशन है, जहां पे x जो भी उस पार्टिकल का मीन पोजीशन से, ये कहलाती है x इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द मीन पोजीशन, उससे डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड x, है ना। एंड ये जो ओमेगा है इट्स कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये जो पूरा फेज है, ये वाला जो टर्म है ओमेगा टी प्लस फाई, इसको हम कहते हैं फेज। जब आप इसमें t इज इक्वल टू 0 कर दोगे तो इस फेज की वैल्यू सिर्फ फाई रह जाएगी, इसीलिए फाई को हम कहते हैं इनिशियल फेज, राइट। ए कहलाता है एम्पलीट्यूड, ओमेगा टी प्लस फाई कहलाता है फेज, और फाई कहलाता है इनिशियल फेज। चाहो तो लिख लो, ये जो फाई है जस्ट दिस इज कॉल्ड एज इनिशियल फेज, इनिशियल फेज। हम थोड़ा सा, और ये वाली जो पोजिशंस हैं दीज आर कॉल्ड एज एक्सट्रीम पोजिशंस, है ना, यहाँ लिखा हुआ है देखो, x इज इक्वल टू प्लस ए और माइनस ए, दिस एंड दिस, और जो सेंटर वाली पोजीशन है दिस इज कॉल्ड मीन पोजीशन। फिर हम लोग और आगे बढ़े कि हम ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाय कैपिटल टी, वेयर कैपिटल टी इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, कि एक ऑसिलेशन में कितना समय लगा, और उसी तरह से इसको आप लिख सकते हो 2 पाई एफ, वेयर एफ इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ठीक। आप आगे बढ़ते चले गए, हमने बहुत सारी अलग अलग चीजें देखी, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा और सफाई से लिख दूं, सो लेट मी राइट दिस हियर, दिस इज साइन ऑफ फाई इज इक्वल टू, लेट्स से, so this is sin phi is equal to 0, so this came out to be sin phi is equal to 0, which implies phi is 0, है ना। ओके, फिर हमने उस तरह के कुछ क्वेश्चंस बनाए कि अगर आपको इनिशियल कंडीशन दी हो तो आप इक्वेशन ऑफ एसएचएम डिराइव कर सकते हो, ठीक। आगे बढ़ते चले गए, ठीक। और फाइनली आज हमने एक होमवर्क लिया कि अगर ये इनिशियल केस हो तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या आएगा। अगर आपके पास x और t के बीच में रिलेशन दिया हो तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन, एक्सेलरेशन टाइम रिलेशन, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन, f और t रिलेशन, f और x रिलेशन निकालना है। अगर f माइनस के इक्वल, माइनस के एक्स के इक्वल आ रहा है तो k की क्या वैल्यू है, आप पार्टिकल के मास को m मान सकते हो। एंड जो भी हमने क्वेश्चंस देखे इनका हमको ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक। सो दिस इज व्हाट वी हैव रेड फॉर द क्लास टुडे। आगे बढ़ते हैं कल, तब तक के लिए इजाजत लेता हूँ, नमस्कार, आदाब एंड बाय बाय। सो टेक केयर, दिस वाज खुशवंत पतनानी taking a class on physics with Patnani for class 11 students. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।